हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में प्रकाश से संबंधित जितने भी तथ्य थे उसके बारे में समझा था और पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो पहले लिखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होता है, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई यह एक चिकनी सतह है, या इसको हम मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। ये हम समतल दर्पण मान लेते हैं या चिकनी सतह मान लेते हैं। तो जब इस चिकनी सतह पर ऐसे प्रकाश की किरणें आएगी तो प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होने के बाद ऐसे परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ तथ्य होते हैं या कुछ शब्दावलियाँ होती है जिसे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब आपको समझ में आएगा तभी आप जो है दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा और आपको समझना होगा, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जो एक चमकदार होता है, चमकीला होता है, जहाँ से आपको लगेगा कि वो चमक रहा है। जैसे कि एक आपका समतल दर्पण, जहाँ पर हम रोज़ अपना चेहरा देखते हैं, उसको बोलते हैं एक चमकीला सतह या परावर्तक सतह बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बनाए गए डायग्राम में आपके लिए डी और ई हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ। तो ये हो जाएगा डी, और ई जो हम बनाए गए है आपका परावर्तक पृष्ठ। इसको हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्ट करता है यानी चमकता है, इसलिए इसका नाम दे दिएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरी बात है आपतित किरण। तो आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण, ठीक है। तो वे किरणें जो कहीं से परावर्तक सतह पर आकर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए, ए और बी जो होगा एक आपतित किरण होगा, क्योंकि यह कहीं से आ रही है और आ करके डी और ई जो परावर्तक पृष्ठ है वहाँ बिंदु बी पर टकरा रही है। तो बोलेंगे ए बी जो होगा हमारा, ए बी जो किरण होगा वो हो जाएगा आपका आपतित किरण, ठीक है। अगर आप इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि वह प्रकाश की किरण जो
समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। तो इसलिए हमारा ए बी क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। उसके बाद परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण क्या होता है, तो वह प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से वापस लौटती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी जो हो जाएगा आपका एक परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है, परावर्तित किरण हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये दोनों किरणें जो है आकर के बी पर मिल रही है, ठीक है। ये जो ए बी जो हो गया आपका आपतित किरण और बी सी जो हो गया आपका परावर्तित किरण बिंदु बी पर मिल रही है। तो अब यहाँ पर यह होता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है या टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो बी जो होगा, बिंदु बी जो होगा, बिंदु बी यह आपतन बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपतित किरण आकर के बिंदु बी पर टकराती है, इसलिए बिंदु बी जो होगा आपतन बिंदु होगा। और ठीक इसी प्रकार से ये जो आपका ये परावर्तित किरण है, ये भी परावर्तित किरण बिंदु बी से ही जा रही है, ठीक है। इसलिए बिंदु बी जो होगा यह परावर्तन बिंदु भी होगा, परावर्तन भी बिंदु होगा। यानी कि आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु दोनों क्या होता है, सेम होता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी परावर्तक पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाते हैं तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब क्या हो गया भैया, तो जब किसी परावर्तक पृष्ठ से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर अभिलंब का मतलब ये हो गया कि कोण एन बी ई, तो लिखेंगे कोण एन बी ई और कोण जो होगा हमारा एन बी डी, दोनों 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। इसलिए हम बोल देंगे जो हमारा एन बी जो होगा, एन बी अभिलंब होगा, अभिलंब है। समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब। तो आई होप आपको मैंने जितना चीज़ें समझाया वो आपको आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये आपका अभिलंब हो जाएगा और ये आपतित किरण हो जाएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनता कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और फिर उल्टा कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा एंगल ए बी एन, तो लिखेंगे एंगल ए बी एन जो होगा यह कहलाएगा आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और आपतन कोण को हम अंग्रेजी में एंगल आई से दर्शाते हैं, तो ये हमारा एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पर होगा एंगल एन बी सी, चाहे एंगल सी बी एन, जो भी आप लिखिए, एंगल एन बी सी जो होगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण को हम एंगल आर से डिनोट करते हैं, इसलिए हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पर जब परावर्तन के नियम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो हम आगे यानी टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम परावर्तन के नियम जानेंगे। देखिए, परावर्तन के नियम दो होते हैं। एक होता है प्रथम नियम। तो पहले हम प्रथम नियम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। इस बात को मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। इस बात को पहले वाले डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो बात तो सही बोल रहा है कि भैया आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो या आपतन बिंदु पर डाले गए लंब जो होता है तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, यानी कि एक ही तल में होता है। तो ये तो बात सही बोल रहा है। तो यही प्रथम नियम है, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण को हम एंगल आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर से दर्शाते हैं। तो इस नियम के अनुसार हमेशा एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ और एक बार आपको डायग्राम के माध्यम से। देखिए, यह आपका जो है आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। तो अब ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम परावर्तित कोण बोलते हैं, ठीक है, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये कहते हैं एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि अगर यह एंगल जो है, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये भी एंगल 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। या मान लेते ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी एंगल 60 डिग्री का ही होगा। ये एंगल 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का ही होगा। यानी कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। बस ये द्वितीय नियम है। तो आपको याद कर लेना है, दो ही नियम होते हैं, परावर्तन के दो ही नियम है। एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। पृष्ठ नहीं आपको याद हो रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं तल, लिख सकते हैं ना, तल भी सही है, दोनों बातें एक ही होते हैं ना। द्वितीय नियम कहता है कि भैया आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस करते हैं। सवाल यह है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ
कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, सवाल आपने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर आपतित किरण जो है अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो किरण आपतित किरण जब अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो ये आपतन कोण होगा। तो लिखेंगे कि सवाल के माध्यम से लिखेंगे हल में कि भैया देखिए दिया है। ठीक है, आपतित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है। तो लिखेंगे आपतित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसलिए जब आपतित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है तो ये कौन सा कोण होगा, तो बोलेंगे आप आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण यानी कि एंगल आई दिया है, कितना है भैया 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमको निकालना है कि परावर्तन कोण निकालना है। ठीक है, परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर निकालना है कि कितना होगा। ओके, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, यह परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। तो एंगल आई दिया है 45 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे परावर्तित किरण भी अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद दर्पण में समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और समतल दर्पण के गुण पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पार्श्व उत्क्रमण यानी कि लेटरल इन्वर्सन पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या होता है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर प्रतिबिंब है क्या। इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं और हम लोग बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि आखिर इमेज है क्या। तो इमेज का मतलब होता है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ और इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, तो आप नोट्स भी एक तैयार कर लेंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, किसके सामने, दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सरल शब्दों में इसका परिभाषा। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है
तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। बात सही है। हम भी जब किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा छवि यानी कि हमारा चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो हम उसमें दिखाई देते हैं या हमारी चेहरा दिखाई देता है, तो वह हमारी क्या है, वो प्रतिबिंब है। तो वही बातें मिला जुला कर बोल रहा है, ठीक है, कि हम जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण की आकृति उस दर्पण में बन जाती है। तो उसी वस्तु का जो आकृति दर्पण में बना है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। बस ठीक है। अब चलिए, अब ये जो बात है प्रतिबिंब का बनना, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, प्रतिबिंब तभी बनता है जब उसमें प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को कभी काटती हुई प्रतीत होती है या कभी काटती है, तब प्रतिबिंब का बनना होता है। ठीक है। तो प्रतिबिंब भी दो तरीके के बनते हैं। ठीक है। एक प्रतिबिंब होता है जिसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकार, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का प्रकार। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है भाई। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। लेकिन अब आपको यह बात नहीं समझ में आया होगा कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ऐसा क्या है। ठीक है। तो मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे और आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे। ठीक है। सरल शब्दों में सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं। ठीक है। तो पहले तो लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसे अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं। ये रियल ऐसा क्यों हुआ भाई, ये रियल क्यों है, तो देखिए, इसका दो कंडीशन होते हैं। ठीक है। पहला तो रियल इमेज, इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे पर्दे पर पर्दे पर पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रतिबिंब तब बनता है, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें कहीं दो किरणें कहीं मिलती है, दो किरणें कहीं मिलती है या एक दूसरे को काटती है। और इसका एक तीसरा भी कंडीशन होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है भैया। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होता है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। पहला तो इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है। और यह प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें कहीं मिलती है या एक दूसरे को काटती है, तब बनता है। और तीसरा कंडीशन यह है कि यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ठीक है। चलिए, फिर भी आप बोलेंगे कि सर ये थोड़ा बात बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम कैसे माने कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए भाई, देखिए, मैं आपको सीधी साधारण से उत्तर देता हूँ। ठीक है। आप कभी प्रोजेक्टर देखे हैं? अगर हाँ देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। प्रोजेक्टर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बड़े बड़े थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पर हॉल होता है, सिनेमा हॉल होता है, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो जो वहाँ पर वीडियो मतलब कि वीडियो चलता है, जो मूवी चलता है, तो जब उसके आप सामने आते हैं
तो जो चलचित्र चल रहा होता है जब उसके आप सामने आते हैं तो आपके शरीर पर भी वो छाप दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से जब आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो आप पर भी वैसा वीडियो दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि आप उसे कहीं पर भी पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, और एक होता है घर वाला टीवी। ठीक है, घर वाला टीवी जो होता है वो चल रहा होता है, लेकिन जब उसके आप सामने आते हैं तो उसमें चल रहा है मूवी आपके शरीर पर नहीं दिखाई देता है, चाहे नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं आभासी। ठीक है, तो ये होते हैं आभासी। तो आभासी मतलब ऐसा समझिए कि उसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आभासी के लिए आप क्या क्या लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब के लिए आपको ऐसे लिखना होगा कि इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें कहीं मिलती हुई या काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन वो प्रतीत होती है कि कहीं काटेगी, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जाके मिलेगी, कहाँ जाकर काटेगी। ठीक है, और यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब का ठीक है उल्टा होता है आभासी प्रतिबिंब। समझ में आया? चलिए, सो आप आभासी प्रतिबिंब के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब दो किरणें कहीं मिलती हुई या एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं दर्पण, और दर्पण में पढ़ते हैं हम लोग समतल दर्पण। सो नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण। अब दर्पण क्या है भाई? ठीक है, तो दर्पण का मतलब होता है, इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं पहले। लिखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये बातें हैं और सही बातें हैं। ठीक है, और ये दर्पण जो है, ये दर्पण का पूरा परिभाषा हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम मतलब होता है कि आपको ऐसा माध्यम लेना है, चिकना होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, जो कि आर पार उससे देखा जा सके। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस चिकने पारदर्शी माध्यम को लेंगे और उसके तल में एक पृष्ठ को कलई अथवा लाल ऑक्साइड के द्वारा लेप कर देंगे। ठीक है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक पारदर्शी ऐसा कोई ग्लास ले लिया। ठीक है, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। ओके, आर पार देख लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि इस साइड को हम क्या करते हैं, इसमें लेप लगाते हैं
या कलई करते हैं या लाल ऑक्साइड के द्वारा इसमें लेप लगाते हैं। तो जिससे मान लीजिए हम लेप लगा दिए, ठीक है। तो अब लेप लगा दिए हैं तो ये क्या होगा भैया, लेप लगाने के बाद यह पारदर्शी नहीं बल्कि अपारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि अब आर पार इसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये अपारदर्शी का काम करेगा। तो जब यहाँ पर हम इस पर लेप लगा दिए तो ये पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। तो ये जो इस पर कलई किए और ये दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक हो गया। तो यहाँ से जो ये एक निकाय बन रहा है उसी को बोलते हैं दर्पण, ठीक है। तो ये दर्पण होता है। आपके घर में जो मिरर होता है ना, चेहरा देखने वाला, है ना, तो क्या होता है, दर्पण होता है। अब इसके आधार पर दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे दर्पण, दर्पण के प्रकार, है ना। तो दर्पण भैया देखिए दो प्रकार के होते हैं, ओके। लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। ये दो होता है, ये दर्पण का प्रकार हो गया। समतल दर्पण को अंग्रेजी में प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब हम पहले समझेंगे समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वो दूसरा चैप्टर होगा। हम इस चैप्टर में केवल समतल दर्पण पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं हम समतल दर्पण। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ओके। तो देखिए ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए सीधा होना चाहिए। समतल मतलब भैया क्या होता है, सीधा, एकदम सीधा होना चाहिए, है ना, प्लेन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको समतल दर्पण बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक सीधा रेखा बना देंगे और सटा हुआ एक ऐसे सीधे रेखा बना देंगे, ओके। और एक साइड हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। ये भैया कलई हो गया। कलई करने का दो तरीका है, एक लेप लगाते हैं या रेड ऑक्साइड लगाते हैं, है ना। सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं लेप लगाने में। तो यहाँ पर जो ये सतह बना हुआ है ये तो कलई सतह हो गया, बोलेंगे कलई सतह, जिस पर हमने कलई कर दिया है। और कलई सतह होगा तो ये दूसरा सतह कैसा होगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। और यह जो है एक समतल है, क्या है, इसका जो तल है कैसा है, समतल है। तो तल हो गया समतल, ठीक है। तो ये हो गया समतल, ये हो गया प्रवर्तक सतह। तो इस प्रकार के ये जो तल बना हुआ है इसे बोले हैं समतल दर्पण। क्या हो गया ये, समतल दर्पण। ये भैया हो गया समतल दर्पण। समझ में आया बा, बोलिए समझ में आया तो बोलिए यस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या मैं समझाने में आपको कामयाब हो पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका कमेंट और आपका जो भी रिव्यू है हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है ना, आपके लिए वो सेकेंडों का काम है लेकिन हमारे लिए वो बहुत सारा मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समतल दर्पण समझ में आ गया होगा, है ना।
भैया अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपके घर पे जो दर्पण होता है ना, वो समतल ही दर्पण होता है। ओके, चलिए अब कुछ देखिए, समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, है ना। जो भी प्रतिबिंब बनते हैं समतल द्वारा, उनके कुछ गुण होते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हेडिंग में कि समतल, तो हेडिंग ये रहेगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के निम्नलिखित गुण या निम्न गुण है ना। गुण मतलब कि वो अगर कोई भी दर्पण द्वारा, इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, ठीक है। तो पहला उसका गुण ये होगा, ठीक है, कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। जब हम अपने आप को दर्पण के सामने देखते हैं तो हमारा उसमें चित्र बनता है, तो वह चित्र जो होता है सीधा होता है और आभासी होता है, क्योंकि हम उसे पकड़ नहीं सकते और ना ही उसे पर्दे पर ले सकते हैं, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा इसका हम लिखेंगे गुण कि भैया देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। सही है ना जी, वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। बात सही है। आप जितने ऊंचे हैं, आपकी जो हाइट है, उतना ही हाइट के भी आपका प्रतिबिंब बनता है। ओके, सही बात बोल रहे हैं। तीसरा प्रतिबिंब, तीसरा गुण लिखेंगे कि भैया, है ना, कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु, जितना कि वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। ठीक है, यानी कि आप दर्पण के सामने जितना दूर पर खड़े होंगे, उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगर आप दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 2 मीटर दूर ही बनेगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है ना। चलिए, चौथा गुण होता है भैया, चौथा लिख लेते हैं। ठीक है, कि चौथा ये बता रहा है कि भैया देखिए कि वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने के लिए बस देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होती है, वस्तु की आधी होती है, आधा होता है जी, है ना। ये बात आपको समझा रहे हैं, है ना, आधी होती है। मतलब कि देखिए, जैसे कि आपकी हाइट 6 फीट है ना, और आपकी जो है पूरी बॉडी की उसमें चित्र देखना है ना। आपकी हाइट 6 फीट की है और आप चाहते हैं कि अपनी पूरी बॉडी उस दर्पण में दिखाई दे, तो आप अब दर्पण जो है कितना फीट का होना चाहिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में सवाल है। मैंने बोला कि आपकी हाइट 6 फीट की है, आपकी पूरी हाइट जो है दर्पण में दिखाना है, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए। तो आपकी हाइट अगर 6 फीट की है तो कम से कम दर्पण की ऊंचाई 3 फीट होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट की आधी होना चाहिए। यानी कोई भी वस्तु जितना हाइट की होगी, उसका आधा हाइट रहेगा दर्पण का, तो उस वस्तु की पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। समझ में आया? तो यही सवाल होता है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, जिसे हम मानते हैं h डैश, उसकी जो वस्तु की ऊंचाई होगी
एच मान लेते हैं, उसका आधा होगा। समझ में आया? इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई चाहिए, वस्तु की ऊंचाई का आधा होता है। बस इतना ही होता है समतल दर्पण के गुण। एक और होता है, अगर आपको याद रहा है तो बताइए, नहीं याद आ रहा है तो लिख लीजिए, ठीक है। चौथा नहीं, अब पांचवा लिखिए भैया। पांचवा ये होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण होता है। अब ये बात बताएंगे बाद में आपको, ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण होता है ना। बस ये होता है समतल दर्पण का गुण। एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं सेकेंडों में, ठीक है। पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी होता है। दूसरा है प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है, ये भी ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है, ये भी ठीक है। वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की आधी होती है, जो कि मैं आपको यहाँ समझाया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण होता है। अब ये बात आपको समझाना है, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण के गुण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। देखिए मैं इसे समझा देता हूँ आपको कि पार्श्व उत्क्रमण यानी कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। करें कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दायां तथा दायां हाथ बायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। यह प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल के माध्यम से इसे आसानी से समझ सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है और आपके लिए उत्तर भी है जो आप खुद दे पाएंगे, है ना। आज आप क्या कीजिएगा कि आप अपने समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा, ठीक है, और आप अपने दायां गाल पे यानी कि दायां गाल पे किसी चीज़ से पेंट कर दीजिएगा या थोड़ा काजल लगा दीजिएगा। थोड़ा काला लगा देंगे तो अलग दिखाई देगा। तो क्या कीजिएगा, उस पर थोड़ा काजल लगा लीजिएगा और दर्पण के सामने खड़े होकर देखिएगा कि दर्पण में कौन सा गाल दिखाई दे रहा है कि जिस पर काला लगा हुआ है। तो वहाँ पर दिखाई देगा बायां गाल, ठीक है। तो आखिर आपने तो दायां गाल पे वो काजल लगाया था, लेकिन दर्पण में दिखा रहा है बायां गाल, ठीक है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। यानी कि आपका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर हमें महसूस क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर यह है कि हमारा शरीर क्या है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि समरूपता है। समरूप मतलब कि एक ही जैसा है। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है और दोनों भाग एक जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए हमें यह न समझ में आता है कि हमारा बायां भाग कौन है और दायां भाग कौन है, ठीक है। समझ में आया? इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर अक्षरों की पहचान करते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण कैसे होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे वो दिखाई देते हैं, है ना। मैं आपको ABCD चाहे 1 1 2 को हम लिखकर दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये दर्पण हो गया, ठीक है। ये भैया हम दर्पण मान लेते हैं। ये आपके लिए बनाए गए 3 दर्पण है ना। तो जैसे कि मैं इस दर्पण के सामने A लिखता हूँ तो ये दर्पण में भी ऐसे ही दिखाई देगा, है ना। लेकिन जब इसके सामने मैं B लिखूँगा तो B दर्पण में कुछ ऐसा दिखाई देगा। C जब मैं ऐसे लिखूँगा तो C आपको ऐसे दिखाई देगा। D ऐसे लिखा जाएगा तो आपका D कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। E ऐसे होगा तो यहाँ पर वैसे दिखाई देगा। F ऐसा है तो F ऐसे दिखाई देगा। G ऐसे तो वहाँ पर G ऐसे दिखाई देगा। H सेम टू सेम दिखाई देगा। I J ऐसे है तो J ऐसे है। K ऐसे है तो K ऐसे है। L भैया M
तो एम तो सेम टू सेम रहता है। एन देखिए ऐसे होता है, तो एन कैसे होगा यहाँ पर, ऐसे होगा। ओ ऐसे ही रहता है। पी पी क्यू ऐसे रहेगा, क्यू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आर तो आर ऐसे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यानी कि उसका जो होता है दायां भाग बायां और बायां भाग दायां हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप 1 2 लिखेंगे तो 1 ऐसे, तो अगर 1 ऐसे है तो वैसे ही रहेगा, है ना। 2 ऐसे होता है तो 2 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे आकर के ऐसे सीधा 2। 3 ऐसे तो 3 ऐसे दिखाई देगा। 4 ऐसे, 4 ऐसे हो जाएगा। 5 यहाँ पर 5 ऐसे होगा। 6 तो यहाँ पर 6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें दर्पण से रिलेटेड पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। तो हम धीरे धीरे विज्ञान को पढ़ेंगे और विज्ञान आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आपसे छोटा सा ही रिक्वेस्ट वही है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से, किस ज़िले से देख रहे हैं, है ना, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ और किस कोने तक पहुँच रहा है। चलिए धन्यवाद।